तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी, इस देश के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब, पाम से डीएसपुर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसी राम साहब, बहुजन समाज में जन्मे अन्य सभी संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज जनपद बाराबंकी विधानसभा हैदरगढ़ सेक्टर बड़वल का एक कैडर कैंप है, जिसमें हमारे बीच में मौजूद हैं अनिल कुमार गौतम जी, हमारे मुख्यमंडल प्रभारी हैं, माननीय साहब शरण ननकू वर्मा ये जिला के प्रभारी हैं, माननीय पवन कुमार गौतम जी जिला सचिव हैं, संतोष कुमार वर्मा एडवोकेट ये विधानसभा अध्यक्ष हैं, पवन कुमार विधानसभा महासचिव, दिलीप कुमार तिवारी जी हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, भाई जगपाल गौतम जी, भाई रामशंकर यादव जी विधानसभा सचिव, सुनील दीक्षित जी विधानसभा कोषाध्यक्ष, इरशाद अहमद जी हमारे विधानसभा प्रभारी, हरिराम गौतम जी विधानसभा प्रभारी, राम किशोर बामसेठ के संयोजक, साथियों, जिन साथियों का नाम इस सूची में था ये हमने पढ़ा, जिनका नाम इस सूची में नहीं है और यहाँ पर मौजूद है, ऐसे सभी हमारे पुराने साथियों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, हमारे पत्रकार साथियों, जो भी साथी आज यहाँ उपस्थित हैं, आप लोगों ने ये कैडर कैंप में आए हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। ये कोई जनसभा नहीं है, ये विधानसभा की भी मीटिंग नहीं है, जिले की मंडल की नहीं है, एक सेक्टर की है। ये सेक्टर है बड़वल और एक सेक्टर में हमारे यहाँ 10 बूथ होता है, नॉर्मली 10 बूथ, कहीं 9 भी हो सकता, कहीं 11 भी हो सकता। 10 बूथ का एक सेक्टर बना है, एक सेक्टर में 10 बूथ है और एक विधानसभा में लगभग 40, 42, 41, 49, यहाँ से 49 सेक्टर है, 39 है, 39 सेक्टर है। तो 39 सेक्टरों में बूथ और सेक्टर की कमेटी का एक कैडर कैंप चल रहा है। जैसे एक सेक्टर है तो इसमें मान लो 10 बूथ है, तो जो सेक्टर कमेटी होगी वो एक सेक्टर अध्यक्ष होगा और एक सेक्टर का महासचिव होगा। एक सेक्टर अध्यक्ष, एक महासचिव, 2 हो गए। और जितने बूथ होंगे, अगर एक सेक्टर में 10 बूथ है, 10, 11 है तो 11, 9 है तो 9, उतने सेक्टर सचिव होंगे। मान लो 10 बूथ तो 10 सचिव हो गए, एक सेक्टर अध्यक्ष हो गए, एक सेक्टर महासचिव। ये कितने हो गए? 12। एक वीडियो संयोजक, एक बाम से, ये हो गए 14। और अगर 10 बूथ है तो एक बूथ पर 5 पदाधिकारी होंगे। एक पदाधिकारी बूथ का अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष और 3 संगठन सचिव, ये हो गए 5। और एक सेक्टर सचिव आखिरी बूथ प्रभारी, ये हो गए 6। तो 6 दहम 60, 6 दहम 60 क्योंकि 10 बूथ है। और एक बीबीएम 61, एक बाम से 62, एक सेक्टर का महासचिव 63, एक सेक्टर का अध्यक्ष 64। इस मीटिंग में 64 लोग हमारे चिन्हित होने चाहिए, जिनकी हाजिरी होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष जी कहाँ हैं? समझ गए नहीं? प्रभारी जी कहाँ गए? दूसरे प्रभारी। ये आपके 64 लोग सेक्टर की मीटिंग में जरूर होने चाहिए। और इनके अलावा 10 बूथ से उस बूथ पर जितनी भी समाज के लोग रहते हो, जितनी जाति बिरादरी लोग रहते हो, कोशिश करो कि हर समाज से 2, 4, 5 लोग आ जाए। अगर हर समाज से 2, 4, 5 लोग आ जाए, 2 ही लोग आ जाए, तो अगर एक बूथ से 10 बिरादरी है और 2 लोग आए तो 20 लोग हो गए।
और 10 बूथ का सेक्टर है तो 20 धामा 200 लोग हो गए। तो 200 लोग वो हो गए और 62-64 लोग पदाधिकारी हो गए, तो 264 लोग हो गए। अगर ये 264 लोगों को बुला करके हम कैडर करें, क्योंकि बीएसपी कैडर बेस्ड पार्टी है, बीएसपी कैडर से तैयार की है, बीएसपी कैडर से फिर हुकूमत में आएगी। ये हमारे जो जिम्मेदार साथी हैं, अनिल भाई हमारे जिलाध्यक्ष भी रहे, आज मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं, पहले तो आप अध्यक्ष जी और जिला प्रभारी जी। सेक्टर कमेटी पुरानी जो है उसको बढ़िया टाइप करा लो और बूथ कमेटी, ये जो जोन के इंचार्ज बने इनको दे दो। समझ रहे हो ना, ये जोन के इंचार्ज बने हैं, अगर इनके पास बूथ सेक्टर कमेटी है ही नहीं तो बुलाएंगे किसको? तो ये कर लो पहले। और दूसरा क्या करना है, ये जोन चाहे आप 8 है, अगर 8 पे जिम्मेदार लोग ना हो तो कम कर लो। जैसे 8 टीम अगर नहीं है तो क्या करो, अगर 8 है तो 8 पंचे 40, 5 सेक्टर एक जोन में आएगा। जो जोन इंचार्ज लोग हैं, जोन इंचार्ज है आप भी, एक जोन में 5 सेक्टर आएगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात, तुम्हारे पदाधिकारी ध्यान से सुने, अगर मुड़ के आपको बताना पड़ रहा है इसीलिए हम कह पाते हैं। अगर मान लो आपके जोन में 5 सेक्टर है तो आप एक सेक्टर की मीटिंग कराओ, फिर आपका बचा 4 सेक्टर, फिर दूसरे दिन दूसरे सेक्टर की मीटिंग होगी, फिर तीसरे दिन तीसरे में, चौथे दिन चौथे में, ठीक, फिर 5वें दिन 5वें में, 6वें दिन 6वें में, 7वें 7वें, 8वें 8वें, फिर 7 दिन के बाद फिर घूम के यहां आएंगे। ठीक, अब एक सेक्टर की मीटिंग हो गई आपके जोन की, दूसरी आपकी 7 दिन के बाद होनी है। तो 7 दिन घर में सोना नहीं है। एक जोन में जो जोन इंचार्ज हैं हरिराम जी, अपने साथ 3-4 लोगों को और बना लो, सीनियर लोगों बिना पद वालों, और वो 3-4 लोग मिलकर सेक्टर कमेटी को लेके अगली मीटिंग जो डेट लगी होगी, जैसे आज ये किसका सेक्टर है आपका, अब 7 दिन के बाद फिर आपके सेक्टर मीटिंग होगी, बैठो। अब 7 दिन आपको क्या करना चाहिए, जिस सेक्टर की मीटिंग हो स्थान तय कर लो। स्थान इस तरीके का नहीं होगा, कोई चौराहा नहीं होना चाहिए, बाजार नहीं होनी चाहिए, या तो कोई हाल हो ना हाल हो। गांव में मान लो हाल नहीं मिल रहा तो गांव के अंदर में हो। अगर ये मीटिंग गांव के अंदर होती तो कम से कम सैकड़ों तो हमारी माताएं बहनें आ गई, सैकड़ों, कम से कम डेली का मैं मीटिंग कर रहा हूं। आज पहली मीटिंग है जिसमें एक भी माताएं बहनें हमारी नहीं दिखाई पड़े। 50% की भागीदारी होनी चाहिए, इसलिए कोई भी मीटिंग इस तरह दोबारा मत रखिएगा। कोऑर्डिनेटर साहब, या हाल हो या गांव के अंदर में, गांव के अंदर में, और फिर वहां किस सेक्टर की मीटिंग आपकी होनी है 7 दिन के बाद, वहां हर बूथ पर जाके बताओ इस जगह पर इस दिन हमारी मीटिंग है। उसमें वो 5 पदाधिकारी अगर हैं बूथ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 सेक्रेटरी, ठीक है, नहीं बना लो, नहीं है तो बना लो, कौन को बुलाओ। सेक्टर कमेटी है तो ठीक है, तो 7 दिन में बन ही जाएगा ना, ये नहीं बन पाएगा। ये सबके लिए बता रहा हूं, 7वें दिन एक जोन में मीटिंग दोबारा होगी। उस मीटिंग में हमारे पदाधिकारी बूथ सेक्टर के रहने चाहिए। आज ये कई सेक्टर कई बूथ का है, ये 10 बूथ का है, एक सेक्टर अध्यक्ष और 2 सचिव, मतलब 64 लोग में खाली 2 लोग आए हैं। कोई मतलब नहीं है ये कैडर करने का, जनसभा नहीं होनी है। माननीय बहन जी ने 16 तारीख को, 16 जनवरी को माननीय बहन जी ने एक मीटिंग लिया था सभी महत्वपूर्ण लोगों की, और उस मीटिंग में ये अनिल गौतम जी थे, क्योंकि कोऑर्डिनेटर है, जिला प्रभारी नहीं थे, आप तो थे, तो आपको वो चीज गाइडलाइन पूरा करना चाहिए। क्या बहन जी ने बताया है, देखिए 2007 में आपकी सरकार थी पूर्ण बहुमत, और पहले आपकी सरकार साझे में बनी थी। जब साझे में बनी थी तो 4 महीने ही चली थी, फिर गिरा दी गई। कौन गिरा दिया? जिन्होंने समर्थन दे के बनाया था उन्हीं लोगों ने 4 महीने में गिरा दिया। क्यों?
क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी अच्छा काम कर रहे थे। जरा ध्यान दीजिए मेरी बात। जिन्होंने सरकार बनाई उन्होंने क्यों गिरा दिया? क्योंकि वो समझ रहे थे ये हरवाहे चरवाहे समाज के लोग, लड़ुआ समाज के लोग इस सरकार में शामिल हुए हैं, ये इस सरकार को नहीं चला सकते, इसलिए इनको समर्थन तो सरकार चला नहीं पाएगी, गिर जाएगी, पार्टी खत्म है। लेकिन बहन जी को जो समर्थन मिला तो बहन जी ने जो 4 महीना सरकार को चलाया, उन्होंने इतनी बढ़िया सरकार चलाई कि लोग खुद ही सरकार गिरा दी। फिर 6 महीने के लिए सरकार वही लोग बनाए, फिर गिरा दिए, फिर सरकार बनी, फिर 16 महीने में गिरा दिए। फिर उत्तर प्रदेश की महान जनता, सर्व समाज के लोगों ने ये सोचा कि अगर बीएसपी सरकार मान्या बहन जी बढ़िया काम कर रही है तो ये सरकार गिरा क्यों दी जाती है? तो इससे ये पता लगा कि जिन लोगों ने इस देश में 75-76 साल सरकार चलाया और उन्होंने अब तक नहीं अच्छा काम कर पाए, तो उनको ये अच्छा काम बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए सरकार को गिरा दे रहे। तब उत्तर प्रदेश के सर्व समाज के लोगों ने, हर जाति समाज के लोगों ने एक भाईचारा बनाया, एक एकता बनाई और एकता बना करके इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में मान्या बहन जी के ने पूर्ण बहुमत की सरकार आप सबके बल पर बन करके तैयार हो गई। बनी थी कि नहीं? और जब बन गई तब मान्या बहन जी ने वो काम शुरू किया जो इस देश में किसी ने सोचा नहीं। जैसे एक पद आपने देखा सफाई कर्मी। सफाई कर्मी पहले नगर पालिका में होते थे, टाउन एरिया में होते थे, महानगर पालिका में होते हुए भी 2-4 लोग। लेकिन माननीय बहन जी ने ये एक नया पद सृजित किया। क्यों किया? क्योंकि बहन जी जानती है कि गरीबी के नाते तमाम ऐसे परिवार हैं कि जिनके घरों में गरीबी के नाते कक्षा 8, 5 से ज्यादा आज भी शिक्षा नहीं है। ऐसे भी घर हैं। क्या ऐसे घरों में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन इस बात को किसी नेता ने नहीं सोचा। इस बात को अगर किसी ने सोचा तो बहुजन समाज पार्टी की गरीबों की मुर्शिया बनकर आई हमारी बहन तुम्हारी मालती ने सोचा। और उन्होंने 1,08,000 नया पद सृजित किया। साथियों, मैंने अपनी नजरों से देखा है, तमाम ऐसे घरों में सफाई करने की नौकरी मिली है जिनके घरों में छप्पर नहीं, जिनके माँ बाप के तन पे कपड़े अच्छे नहीं रहते थे, जिनके बच्चे गरीबी के नाते स्कूल नहीं जाते थे। धन्य बहन जी जो हम लोग ये देवी पैदा हुई, क्योंकि उन्होंने सरकार बनी, उन्होंने कहा नहीं, हम कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी नौकरी निकालेंगे सरकारी। 1,08,000 लोग नौकरी पाए हैं सफाई कर्मी की। और जब नौकरी मिली तो कुछ दिन के बाद जब मैंने देखा उनके छप्पर के घर पर भी छत पड़ गई, उनके माँ बाप के तन पे अच्छे कपड़े आ गए, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे, उनके शरीर पे अच्छी ड्रेस आ गई, और यहाँ तक कि 1 महीने की तनख्वाह में अगर उन्होंने राशन खरीद के रख दिया तो पूरा साल पूरा परिवार खा रहा। 5 किलो भीख नहीं मांगनी पड़ी। 5 किलो भीख देने वाले लोग हैं। गलत कह रहा हूं क्या? इतना नहीं, मान्या बहन जी ने देखा इस देश में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास एक भी खुद जमीन नहीं है, ये अपने खेत में लहसुन और धनिया का पौधा लगा लें। बहन जी ने कहा देखो भाई, हम किसी की खेतौनी की जमीन नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो गांव में सरकारी जमीन है वो जमीन उन लोगों को दी जानी चाहिए जिनके पास ये खुद भी जमीन नहीं है। पट्टा करके बहन जी ने एकड़ जमीन लोगों को देने का काम किया कि नहीं दिया? तमाम ऐसे गांव थे इस प्रदेश में जो विकास से कोसों दूर थे, जिन गांव में सड़क नहीं थी, रास्ता नहीं था, खड़ंजा नहीं था, बिजली नहीं थी, आवास नहीं थे, पानी नहीं था, स्कूल नहीं था, ऐसे गांव को बहन जी ने चयनित किया। क्या? अम्बेडकर ग्राम विकास। क्या कोई ऐसा गांव होगा जिसमें खाली एक ही बिरादरी के लोग रहते हुए, 80 समाज के लोग? क्या
ऐसा गांव तो कोई नहीं होगा ना। नहीं साहब, ये तमाम लोग कहते हैं कि एससी का गांव भाई ने चयन किया, नहीं, ये गरीबों के गांव चयन किए गए। और गरीब में कोई भी जाति के लोग, जिस गांव में गरीब रहता था उस गांव में जाने की सड़क नहीं थी, पीने का पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, आवास नहीं थे, स्कूल नहीं थे। धन्य मान्या बहन जी, ऐसे गांव को मिलकर गांव चयन किया। उस गांव में चमचमाती हुई सीसी सड़क, लाइट, आवास, बिजली, पानी की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था यह की नहीं। और बैकलाट भर्ती बहन जी ने अपनी सरकार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुस्लिम, पिछड़ा, एससी, एसटी सबकी खूब भर्तियां किया बहन जी ने। लेकिन जब बहन जी ने देखा कि जो बाबा साहब फोटो लगी है ना, इन्होंने जो आरक्षण दिया था उस आरक्षण की नौकरी हमारी कितनी खाली है। तो बहन जी ने भर्ती तो सबकी की, फिर बहन जी ने उसकी जांच कराई जिलाधिकारियों के द्वारा। जब जांच किया गया तो 1 लाख नहीं, कई लाख नौकरियां हमारी चोरी की गई, दबी हुई आरक्षण वाली। तो बहन जी ने कहा मेरी सरकार के बैक में, ध्यान दीजिएगा, मेरी सरकार के बैक में, मेरी सरकार के पीछे जो नौकरी हमारी चोरी की गई है, जो लाख की गई है, उसका नाम हम रखेंगे बैक लाख भर्ती। चोरी कैसे हुई थी, लाख कैसे हुई थी? जगह तो निकलती थी, हमारे नौजवान फार्म भी भरते थे, लेकिन जैसे उन अधिकारियों को पता लगता था कि बाबा साहब की आरक्षण वाली दी हुई नौकरी है, ये नौकरी एससी, एसटी, ओबीसी को मिल रही, कैसे वो जो अधिकारी होता था वो एक लेटर बनाता था। जगह निकली, फार्म भरा गया, प्रक्रिया पूरी हो गई, फिर एक लेटर बनाया कि इस पद के उपयुक्त कैंडिडेट न मिलने के नाते ये भर्ती निरस्त कर। वो भर्तियां निरस्त कर करके कई लाख पड़ी थी। आज तो भाजपा सरकार में निरस्त कर दे रहे हैं, फिर आपका कोटा ही खत्म हो जाना। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था, वो भर्तियां कई लाख निकली तो उस भर्ती को मान्या बहन जी ने भरना शुरू किया, तो उसका नाम रखा बैक लाख भर्ती। पार्क में गार्ड की नौकरी, पुलिस की नौकरी, मास्टर की नौकरी, तमाम रोजगार लोगों को मिले, किसने दिया? बहन जी ने। ये मेरे साथियों, जब ये भर्ती बैक लाख की हो रही थी, तमाम योजनाएं चली 7 से 12 तक। तमाम बड़े बड़े जिलों को बहन ने छोटा छोटा जिला भी बनाया, तमाम तहसीलें बनाई, विकास भवन बनाए। लेकिन 7 से 12 के बाद किसकी सरकार आ गई? आप लोग सहयोग दो मेरा, सपा की आ गई ना। मुख्यमंत्री कौन थे? ओबीसी मुख्यमंत्री, समाजवादी के मुख्यमंत्री। 7 से 12 तक बीएसपी सरकार थी, उसके बाद एक ओबीसी समाज के मुख्यमंत्री बने। और बैक लाख भर्ती किसकी हो रही थी? एससी, एसटी, ओबीसी। जब ध्यान दीजिएगा, भर्ती किसकी हो रही? एससी, एसटी, ओबीसी। और इस भर्ती को निरस्त कर दिया गया। किसने निरस्त किया? एक ओबीसी में, जो कहते हैं कि बीएसपी भाजपा की बी टीम हो गई। बीएसपी तो एससी, एसटी, ओबीसी की भर्ती कर रही थी, बैक लाख भर्ती। आप एक ओबीसी की मुख्यमंत्री होके आपने इस भर्ती को रोक लगा दिया, इसके कहने से। भाजपा के, आरएसएस के नीति पर पूरी चलने वाली समाजवादी पार्टी है, वरना ओबीसी का मुख्यमंत्री ओबीसी की भर्ती कैसे रोक रहेगा भाई? फिर इतना नहीं, बहन ने ठेकेदारी में आरक्षण किया, ठेकेदारी का। किसी भी विभाग का, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, बिजली विभाग का कोई भी ठेका आता, पहले एससी, एसटी समाज को 25-30% का ठेका मिल जाता, फिर उसके बाद टेंडर होता। ये भर्ती में किसने आरक्षण छीना? समाजवादी ने। भाई जी ने तमाम अधिकारियों को प्रमोट किया था, तहसीलदार से एसडीएम, डीवाईएसपी से एसपी, बाबू से बड़े बाबू, इनका भी डिमोशन हुआ। किसने किया? समाजवादी। यहां तक कि तमाम जिले बने थे, जैसे बगलहाट के सुल्तानपुर से अलग एक जिला बना था, छत्रपति साहू जी महाराज नगर, जिसका नाम अमेठी है। जिला तो बहन जी ने बनाया। ये भाजपा की तरीके बहन जी नाम नहीं बदल रही थी,
कि फैजाबाद का अयोध्या कर दो, इलाहाबाद प्रयागराज कर दो। अच्छा, क्यों भिखारी दादा का नाम अडानी रखने वाला अडानी हो जाएगा क्या? है? तो नाम बदलने से क्या होगा? भाई जी ने देखा कि अगर ये बड़ा जिला है, इसका विकास नहीं हो पा रहा, तो एक अलग जिला बना दिया, छत्रपति साहू जी महाराज नगर। छत्रपति साहू जी कौन थे? छत्रपति साहू जी महाराज कुर्मी समाज में जन्मे, पिछड़े समाज में जन्मे, आरक्षण के जनक, बहुजनों के मसीहा थे। और इनके नाम अगर बहन जी ने एक जिला बना करके ऐसे छत्रपति साहू जी महाराज जी को अगर सम्मान देने का काम किया, तो इनका नाम बदल के अपमानित किसने करने किया? समाज। इन्हें के ओबीसी समाज के महापुरुष, और इनको अपमानित कौन कर रहा? एक ओबीसी का मुखिया, नाम बदल दिया। और बहन ने क्या नाम रखा? अम्बेडकर नगर, भीम नगर, ज्योतिबा फूले नगर, रमाबाई नगर, गौतम बुद्ध नगर, महामाया नगर, मानूर कांसी राम साहब नगर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर। ये सब कौन थे? ये सब बहुजन समाज में जन्मे हमारे संत गुरु महापुरुष थे। आज आप पीडीए का नारा देते हो, पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं, उनके पीडीए का मतलब परिवार दल अलायंस। अगर पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक होता तो आज एससी एसटी समाज में जन्मे महापुरुषों का नाम बदलकर अपमानित नहीं करते। अगर आप पीडीए का विकास करना चाहते तो बैकलाट की भर्ती को रोक नहीं लगाते। अगर आप पीडीए का विकास करना चाहते तो ठेकेदारी का आरक्षण नहीं छीनते। इतना नहीं, प्रमोशन का आरक्षण का बिल समाजवादी निकालेगा।